देखो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का एक नया मेथड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहां पे क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी इक्वेशन हमें दे रखी होगी उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके सबसे पहले हम दूसरी टाइप की इस टाइप की इक्वेशन बना देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर x है, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो चुका z, ठीक है ना। तो जब भी हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे किसी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाएगा और वो हमने किस में चेंज किया, यहां पे z में। z यहां पे क्या होगा, x का फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो p के बजाय हमने p1 लिखा, q को हमने q1 लिखा, r को r1 लिखा। तो p1 q1 r1 की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। वो कैसे निकलेंगी, p1 निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होगा d2z by dx2 प्लस p dz by dx अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। q1 निकलेगा हमारा q अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, r1 निकलेगा हमारा r अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो p1 हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा, q1 हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा, r1 हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा। याद रखने के लिए इसमें सिमिलरिटी याद रख सकते हो, देखो dz by dx का होल स्क्वायर तीनों में है, ठीक है ना। q1 निकलेगा q अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, r1 निकलेगा r अपॉन dz by dx के होल स्क्वायर से, ठीक है। अब p1 कैसे निकलेगा, यहां पे देखो dz by dx का डबल डेरिवेटिव है, ठीक है ना। और dz by dx के साथ यहां मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ, p। तो बस ये ध्यान रखना, d2z by dx2 प्लस p dz by dx को डिवाइड करेंगे dz by dx के होल स्क्वायर से और उसे सॉल्व करेंगे तो p1 निकलेगा, p1 इससे निकलेगा, q1 इससे निकलेगा, r1 इससे निकलेगा, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मूले याद रखना, p1 हमारा इस फॉर्मूले से निकलना है, q1 इससे निकलना है, r1 इससे निकलना है। p1 q1 r1 की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें पुट करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर यहां से, और निकालना क्या है हमारा, हमें क्या निकालना है, y निकालना है। आई बस समझ, हमें यहां से y निकालना, y निकालना मतलब वही सॉल्यूशन होगा हमारा, जो भी फाइनली y निकलेगा वो भी x की फॉर्म में, उसमें x और y होने चाहिए। हम इसमें z पे कन्वर्ट जरूर करेंगे, लेकिन बाद में जो फाइनल आंसर लिखेंगे उसमें x और y ही होने चाहिए, ठीक है ना। अब करने का जो मेथड है वो देखना, देखो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। x d2y by dx2 माइनस dy by dx माइनस 4x क्यूब y इज इक्वल टू 8x क्यूब साइन एक्स स्क्वायर। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे d2y by dx2 के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये आएगा d2y by dx2 माइनस यहां आएगा 1 अपॉन x, ये dy by dx, और ये आएगा माइनस 4x स्क्वायर y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर, और यहां पर ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर इसको क्या सपोज करेंगे हम, इसको सपोज करेंगे p, यहां पे इसको क्या सपोज करेंगे हम, इसको सपोज करेंगे हम q, और ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा r, ठीक है ना। तो p q r तो हमने निकाल दिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को रिड्यूस करना हमें दूसरी इक्वेशन में, ठीक है ना, दूसरी फॉर्म में, लेकिन वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे x के बजाय क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। ये आएगा d2y by dz2 माइनस यहां पे कि देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे हम, यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखना है p1, ये आएगा dy by dz, यहां पे लिखेंगे q1, यहां पे लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना, r1, ठीक है। अब p1 q1 r1 की वैल्यूज निकालेंगे हम इन फॉर्मूले से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें ये वैल्यूज निकालनी है तो z हमारा z क्या होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, z का x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले काम क्या आएगा, आपके काम आएगा q1, ठीक है ना। q1 से आपको पता चलेगा q का जब पता चलेगा तो आपको यहां पे सॉल्व करके dz by dx निकालना है। जब dz by dx निकलेगा तो यहीं से हम d2z by dx2 भी निकाल लेंगे, और फिर ये बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहां मेन हमारा क्या है, सबसे पहले q1 पे ध्यान रखना, q1 पे, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे q1 को लिखूं, बहुत ध्यान से देखना इसको, q1 को लिखूं तो यहां पे q है ना, और q मेरा कितना है, माइनस 4x स्क्वायर। तो मैंने यहां पे इसको लिखा माइनस 4x स्क्वायर, ये ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इसका मेथड क्या है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसमें हम q को हम क्या लिखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, यहां पे लिख लेते हैं इधर साइड में, ठीक है ना। तो यहां पे लिखने के बजाय यहां लिख लेते हैं, इसको भी मैं यहां नहीं लिखता। एक काम करते हैं, देखो q1
हमारा Q1 क्या होगा, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब Q हमारा क्या है, Q माइनस 4x², तो यहां पे लिखेंगे माइनस 4x² अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो Q1 हमारा यही है ना, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो हमने Q1 को लिखा माइनस 4x² अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। Q हमारा यहां पर कितना है, Q हमारा माइनस 4x² है। अब क्या करना है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज में अब है, देखो वो ध्यान से समझना। यहां पे हम इसको अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट दे देंगे, कांस्टेंट मानेंगे इसको कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट आप 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसान करने के लिए हमेशा एक काम करना, यहां पे जो भी कांस्टेंट होगा, जो भी होगा उसको वही मान लेना। अगर यहां पे -4 है तो -4 मानना, -5 है तो -5 मान लो, n है तो n मान लो, n² है तो n² मान लो, ठीक है ना। बुक्स के अंदर यहां पे इन्होंने -1 मान रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके सॉल्यूशन पर अगर -1 मान लोगे, ठीक है ना। यहां पे -1 मान रखा है उन्होंने, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप -1 मानोगे, -4 मानोगे, 2 मानोगे, 3 मानोगे, या -2 मानोगे, -3 मानोगे। मैंने आपको बताया कि अगर आसान करना है, इजी करना है, तो इसमें एक चीज करना, यहां पे जो भी है ना उसको वैसे ही मान लो। -4 है तो -4, -2 है तो -2, -3 है तो -3। बात समझ आई। अब यहां से ये हमने खुद से माना, ठीक है ना। Q1 वाले टर्म को माना जाएगा खुद से, और वो कैसे माना जाएगा वो बता दिया मैंने। अब यहां से आप क्या करो, देखो -4 से -4 हो जाएगा कैंसिल। वैल्यू हम यहां से किसकी निकालेंगे, डी जेड बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या निकलेगी, x²। तो डी जेड बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू जो निकली x², तो यहां से हम निकालेंगे डी जेड बाई डी एक्स। वो कितना निकलेगा, क्या निकलेगा, x। बात समझ आई। तो डी जेड बाई डी एक्स हमने निकाल दिया, ठीक है। यहां से अगर मैं यहीं से d2z बाई डी एक्स टू निकालूं, d2z बाई डी एक्स टू, यानी इसी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 1। ये बात समझ आई। अब देखो ये हमें मिल चुका, ये मिल चुका, और तो इसी की हेल्प से हम P1 और R1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। P1 निकालो अब, तो P1 जो आएगा हमारा वो किसके इक्वल आएगा, देखो d2z बाई डी एक्स टू हमारा कितना है, 1, इसको हमने 1 लिखा, ठीक है। और P हमारा कितना है, देखो P हमारा है -1 अपॉन एक्स, तो इसको -1 अपॉन एक्स लिखेंगे हम। और dz बाई डी एक्स कितना है, dz बाई डी एक्स हमारा कितना है, x। और यहां पे क्या लिखेंगे हम, नीचे dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, मतलब dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना है, x² है। अब x हमारा कैंसिल हो चुका, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो P1 हमारा क्या हो चुका, 0, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे इसमें R1। तो R1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऊपर, अब यहां पे देखो ये जो R1 है वो इक्वल है R अपॉन dz बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के, है ना। और R हमारा यहां पे कितना है, ये है, ठीक है ना। तो हमने इसको लिखा 8x² साइन x² अपॉन, यहां पे नीचे क्या लिखेंगे हम, dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा x। बात समझ आई। और यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 8, ये साइन x²। बताओ यहां तक क्लियर है ये चीज। अच्छा यहां से काम करो, इसको इंटीग्रेट करके z भी निकाल लो। यहां से इसको इंटीग्रेट करो, क्या निकाल लो, z। बताओ z कितना आएगा, यहां से z कितना निकलेगा, z आएगा x² अपॉन 2। बात समझ आई। अच्छा होल स्क्वायर है, हाँ ठीक है, ये x² है। मैं वही सोच रहा कि x कैसे बच रहा है। यहाँ पे x² से x² कट के यहाँ पे x, ये x खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा x²। इस x² को हम क्या लिखेंगे, x² को लिखेंगे 2z। इसको हमने 2z लिख दिया। बात समझ आई। तो हमने R1 निकाल दिया z की फॉर्म में, ठीक है ना। P1 हमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, 0, ठीक है। और Q1 हमारा कितना है, -4। सारी की सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, इस वाली के अंदर। देखो हमारा इसको सेम लिखा हमने d2y बाई dz2, इसको हमने लिखा। P1 हमारा कितना है, P1 है 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। Q1 को हम क्या लिखेंगे, -4, तो यहां पर ये आएगा -4y इज इक्वल टू कितना, R1। R1 हमारा कितना है, R1 हमारा ये 8 साइन, ये आएगा 2z। बात क्लियर है, समझ आ गया यहां तक। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो सॉल्व करने के लिए इसको हमने लिखा d2 - 4y इज इक्वल टू 8 साइन, और ये आपका 2z। बताओ क्लियर है यहां तक। अब ये जो इक्वेशन है यहां से आप बनाओगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, m² - 4 इज इक्वल टू 0, और यहां से जो m की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -2 और 2। अब यहां से क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाने के लिए इन वैल्यूज का यूज करोगे। यहां पे लिखोगे c1 e की पावर, क्या लिखोगे, x नहीं लिखना, z लिखना, क्योंकि पूरा हम z में कन्वर्ट कर चुके। तो यहां पे लिखेंगे -2z, और यहां पे लिखेंगे प्लस
C2 e की पावर, यहां पे लिखेंगे 2z, ये हमने निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 अपॉन, यहां पे लिखेंगे हम ये क्या लिखेंगे, d2 माइनस 4, ये हमने लिखा d2 माइनस 4, और ये वाली साइड लिखेंगे इसमें, ये वाली साइड, यहां पे कितना, ये 8 साइन, ये आपका है 2z, ये ठीक है। अब इसमें रूल क्या होता है, इस टाइप में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, इसमें जहां भी d2 होगा, जहां भी क्या होगा, d2 होगा, अब d2 को -2 का स्क्वायर लिखोगे। -2 का स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, -4, तो -4 कितना हो जाएगा, -8, -8 और 8 कटेगा तो कितना आएगा, -1, ठीक है ना। तो यहां पे बनेगा आपका माइनस, ये आएगा साइन 2z। बताओ क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। चलो अब देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हम निकाल चुके तो हमें इनको क्या करना, ऐड कर देना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के बाद उसको ऐड करके क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा कहां से बनेगा, सॉल्यूशन तो हम किसके लिए, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो क्या निकलेगा y, वो भी किसकी फॉर्म में, z की फॉर्म में, तो y निकलेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके, ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितना है, ये आएगा c1 e टू दी पावर -2z, और ये आएगा c2 e टू दी पावर 2z, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा यहां पे कितना है, माइनस साइन 2z। ये क्लियर है। लेकिन हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, हमारा सॉल्यूशन किस में आना चाहिए, y और x की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, z को वापस x की फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो z को मैं क्या लिख सकता हूं, x²/2, तो जहां भी इसमें z है वहां पे x²/2 पुट कर दो, तो y जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा c1 e की पावर, बताओ z को अगर मैं x²/2 लिखूंगा तो सॉल्व करके क्या आएगा, -x², यहां पे कितना आएगा, c2 e की पावर x², और माइनस यहां पे क्या आएगा, साइन, अगर मैं z को x²/2 लिखूंगा, 2 से 2 कट के क्या बचेगा, ये बचेगा आपका x², और ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सॉल्व d2y/dx2 प्लस cot x dy/dx प्लस 4y cos x² इज इक्वल टू 0। तो पहले इसको स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही है, क्योंकि यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हम इसमें डायरेक्ट ही यहां पे इसको सपोज करेंगे p, यहां पर इसको सपोज क्या करेंगे, देखो y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट ये हमारा, ये 4 cos x², इसको मानेंगे q, और r हमारा यहां पे क्या होगा, 0। अब अगर r 0 है तो r1 हमें मिल चुका, ठीक है ना, क्योंकि अगर r 0 हुआ तो r1 भी हमारा 0 होगा, ठीक है। तो r1 0 हो चुका, p हमारा कितना है, वहां यहां पे लिख लेते हैं, p हमारा कितना हो गया, cot x, और q हमारा यहां पर कितना हो गया, 4 cos x², और यहां पर r हमारा 0 है, r अगर 0 होगा तो r1 भी हमारा 0 होगा। अब हमें मेन क्या करना है, q1 निकालना है सबसे पहले, तो ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम q1, पहले इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, इसको एक नई फॉर्म में लिखेंगे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किस में कर लेंगे हम, z में। तो यहां पर इसको लिखेंगे d2y/dz2, और प्लस यहां पे हमने लिखा, इसको p1 मान लेंगे, p1, और यहां पर आएगा dy/dz, और प्लस ये आएगा, देखो यहां पे इसको मानेंगे हम q को q1, और ये आएगा y इज इक्वल टू, यहां पे सपोज करेंगे r1, ये ठीक है। तो सबसे पहले देखो q1 को निकालेंगे, पहले q1 हमारा क्या होगा, q1 क्या होता है, q/dz/dx का होल स्क्वायर, और q हमारा कितना है यहाँ पे 4, ये आपका कोसेक स्क्वायर x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था यहां क्या सपोज करें इसको, मैंने कहा था 1 2 3 4 5 कुछ भी सपोज कर लो, लेकिन ज्यादा इजी कैसे होगा, अगर यहां पर 4 है तो उसको 4 ही सपोज करो, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो यहां पे dz/dx का होल स्क्वायर आपका क्या निकलेगा, वो निकलेगा कोसेक स्क्वायर x, और यहां से अगर सॉल्व करोगे इसको तो यहां से dz/dx क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा आपका कोसेक x। बताओ dz/dx निकल चुका। अगर मैं यहां से इसको इंटीग्रेट करूं, पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन कर लो, क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना है इसका, ठीक है। तो अगर मैं यहां से इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये क्या बनेगा, d2z/dx2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ये आएगा कोसेक x cot x, कोसेक x cot x। बताओ क्लियर है। अच्छा अब यहां से अगर मैं इसका इंटीग्रेट करके इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां पे z निकलेगा। बताओ कोसेक x का इंटीग्रल ये होगा log 10x/2। बताओ अगर मैं कोसेक x का इंटीग्रल करता हूं तो कोसेक x का इंटीग्रल ये होगा log 10x/2, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही बनेगा कोसेक x।
इसका मतलब इसका इंटीग्रल log 10x/2 लिखा जा सकता है। बात समझ आई? ठीक है, z हमने इस तरह से निकाल दिया। अब Q1 हम निकाल चुके, Q1 हमने कितना मान लिया, 4 मान लिया। ठीक है, R1 को अगर निकालेंगे तो R1 हमारा क्या निकलेगा, क्योंकि R हमारा 0 है, R हमारा 0 है तो R1 भी हमारा 0 होगा, तो R1 निकल चुका। अब क्या निकालना है, P1। देखो Q1 आ चुका, R1 आ चुका, अब P1 निकालना है। तो P1 को निकालने के लिए यहां पे हम लिखेंगे, देखो d2z/dx2, d2z/dx2 हमारा यहां पर है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, इसको हमने लिखा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। फिर यहां पर क्या है, प्लस, और फिर हमने लिखा p हमारा यहां पर कितना है, कोट एक्स, p को हमने लिखा कोट एक्स इंटू, अब dz/dx को क्या लिखेंगे, dz/dx हमारा क्या है, कोसेक एक्स, इसको हमने लिखा कोसेक एक्स अपॉन, यहां पे क्या लिखेंगे, dz/dx का होल स्क्वायर, इसको हमने यहां पे ऐसे लिखा। ठीक है, अच्छा ये माइनस प्लस की सेम टर्म में कट के क्या हो जाएगी, 0, तो P1 हमारा क्या आ चुका, 0। अब P1, Q1, R1 ये सारी की सारी वैल्यूज कहां पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे इसको तो हमने सेम लिखा d2y/dz2, इसको तो हमने लिखा सेम। अब P1 को हम क्या लिखेंगे, P1 को लिखेंगे 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। Q1 हमारा कितना है, 4, यहां पे लिखेंगे 4y, तो ये आएगा प्लस 4y इज इक्वल टू R1 हमारा क्या है, 0। ठीक है ना, अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, d2 प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, 0। और यहां पे अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो आपकी बनेगी m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और m की जो वैल्यू आएगी यहां से आएगी प्लस माइनस 2i। और यहां से अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा आएगा बताओ, वैल्यू हमारी है ये, यहां पे अगर कुछ नहीं है तो क्या सपोज कर सकते हैं हम, 0 प्लस माइनस 2i, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के क्या, इसके लिए क्या लिखेंगे, e की पावर, अगर यहां पे 0 है तो यहां पे लिखेंगे 0z, यहां पे आएगा c1 cos, अब यहां पे 2i है ना, तो यहां पे लिखेंगे cos 2z, और प्लस यहां पे लिखेंगे c2 sin 2z, ऐसे लिखेंगे इसको। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये आएगा c1 cos 2z और प्लस c2 ये साइन, ये आएगा आपका 2z। यहां तक क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे हम, z की वैल्यू कहां निकाल रखी है हमने, z की वैल्यू कहां निकाली थी, z की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे हम यहां पे। ठीक है ना, तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा x की फॉर्म में आ जाएगा, c1 ये cos 2, और z को हमने क्या लिख दिया यहां पे, log 10x/2, और प्लस यहां पे आएगा c2 ये साइन 2, और z को क्या लिखेंगे हम, log 10x/2, ये हमने लिखा। ठीक है, अब यहां पे देखो हमें निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें ये वाली साइड यूज करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाली साइड तो 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ pi 0 हो जाए, pi 0 है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड करके ही हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन यही आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है, क्यों, क्योंकि pi तो 0 है, तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ही हम इसका सॉल्यूशन कह सकते हैं, यही हमारा y होगा, यही इसका आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, cos x d2y/dx2 प्लस sin x dy/dx माइनस 2y cos क्यूब x इज इक्वल टू 2 cos की पावर 5x। इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले क्या करेंगे हम, इसको cos x से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। cos x से जब डिवाइड करेंगे हम इसको, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा d2y/dx2 और प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, 10, तो इसको लिखेंगे 10x dy/dx, और माइनस जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से एक पावर इसकी कम हो जाएगी 2y, और ये आएगा, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर x, और यहां पे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आएगा 2, ये आएगा cos की पावर 4x। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसको क्या सपोज कर लेंगे हम, p, ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये q हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा r। यहां तक ठीक है? अब सबसे पहले हमें क्या करना, सबसे पहले q1 के लिए हमें सॉल्व करना है, dz/dx निकाला यहां से, तो q1 को हम लिखेंगे q, क्या लिखेंगे, q हमारा कितना है, माइनस 2 cos स्क्वायर x अपॉन, यहां पे लिखा dz/dx का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या सपोज करेंगे, किसके इक्वल सपोज करें इसको, यहां पे अगर -2 है तो किसके इक्वल मान लेंगे इसको, -2 के, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम निकालेंगे dz/dx का होल स्क्वायर,
और वो किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर एक्स का। ये ठीक है। यहां से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकलेगा dz बाई dx, और वो किसके इक्वल होगा, cos x की। यहां से मैं अगर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूं तो यहां से ये dz बाई d, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां से निकलेगा d2z बाई dx2 इज इक्वल टू कितना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स, यह आएगा माइनस साइन एक्स। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करके z निकाल लूंगा तो cos x का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन एक्स, cos x का इंटीग्रल साइन एक्स। ठीक है, z हमारे पास है, d2z बाई dx2 हमारे पास है, ठीक है ना। और q1 हम निकाल चुके, q1 हमने क्या सपोज कर लिया, -2। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, P1 और R1 निकालेंगे। पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे d2z बाई dx2 हमारा कितना है, d2z बाई dx2 माइनस साइन एक्स है, इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स। फिर लिखेंगे प्लस p, देखो प्लस p हमारा कितना है, tan x, इसको हमने लिखा tan x इंटू, ठीक है ना। अब dz बाई dx हमारा कितना है, cos x, ये हमारा हो चुका cos x, और अपॉन यहां पे लिखेंगे dz बाई dx का होल स्क्वायर, और वो हमारा यहां पर कितना है, cos स्क्वायर x। ये बताओ जब मैं इस tan को sin अपॉन cos लिखूंगा तो cos से cos कट के क्या बचेगा, यहां पे sin x बचेगा, और sin x और माइनस sin x क्या हो जाएगा, 0। तो P1 हम निकाल चुके 0, ठीक है, P1 0 आ चुका। अब R1 निकालेंगे हम, तो R1 हमारा इक्वल किसके हैं, R अपॉन dz बाई dx के, ठीक है ना। R हमारा कितना है, 2 cos की पावर 4x अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर। अब dz बाई dx हमारा cos x है, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये आएगा आपका cos स्क्वायर x, और इसको सिंप्लीफाई करके आएगा 2, ये आएगा cos स्क्वायर x। बताओ क्लियर है। लेकिन हमें सारे के सारे टर्म्स अगर x कहीं होगा तो किस में चेंज करना पड़ेगा, उसको z में। तो यहां पे मैं x को क्या लिख सकता हूं, x को मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये cos x है ना, मुझे z में कन्वर्ट करना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं, और जो साइन x है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, z, तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस z का स्क्वायर। तो मैंने इसको z में कन्वर्ट कर दिया, तो R1 मेरा z की फॉर्म में है, P1 मेरा यहां पे 0 है, ठीक है ना, Q1 मेरा -2 है। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, बताओ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हमारी इक्वेशन बनी थी, वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन हमारी थी d2y बाई dz2 और प्लस यहां p के बजाय यहां पर क्या था, यहां पे P1 था, P1 dy बाई dz, और जहां q है वहां पर हमने क्या सपोज कर रखा है, Q1, ये y इज इक्वल टू कितना, यहां पे R1, ठीक है ना। P1 Q1 R1 की वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें, तो d2y बाई dz2 इसको तो सेम लिखेंगे हम, d2y बाई dz2 को हमने सेम लिखा। P1 को क्या लिखेंगे, P1 को लिखेंगे 0, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। देखो यहां पे Q1 हमारा कितना है, बताओ Q1 कितना है, Q1 -2 है, तो यहां पे लिखेंगे -2y इज इक्वल टू R1 हमारा यहां पर है 2 इंटू 1 माइनस z का स्क्वायर। यहां पे इसको हम क्या लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए इसे लिखेंगे d2 -2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस z का स्क्वायर। ये ठीक है, यहां पे y भी लिखेंगे, यह आएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस z का स्क्वायर। बताओ यहां तक समझ आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे हम m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू कितना, 0। यहां से हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पहले m की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, -√2 और √2, ये ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताओ क्या आता था, इसके लिए हम लिखेंगे c1 e की पावर -√2z और प्लस c2 e की पावर √2z, इसको हमने z की फॉर्म में निकाल लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें निकालना है pi, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन, यहां पे क्या लिखेंगे हम, d2 -2, यहां पे लिखेंगे d2 -2, और यहां पे लिखेंगे हम जो इसकी राइट हैंड साइड है यानी R1 हमारा कितना है 2 1 माइनस z स्क्वायर। ये ठीक है यहां तक। अच्छा ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, पॉलिनोमियल फॉर्म में पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते थे, याद है। पहले इसमें से -2 कॉमन कर लो, -2 कॉमन करेंगे यहां 1 बनाने के लिए, ठीक है ना। -2 कॉमन करेंगे तो यहां बनेगा 1 माइनस, ये आएगा d2 अपॉन 2, ठीक है। इसको हमने सेम लिखा 2, ये 1 माइनस z स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां से इसके आगे करते हैं। देखो pi हम क्या लिखेंगे, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो चुका, माइनस से इसके साइन चेंज हो चुके। ये वाली जो टर्म है ये जब ऊपर जाएगी तो उसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस ये d2
बाई टू की होल पावर कितनी -1, इसको हमने ऐसे लिख दिया। माइनस से साइन चेंज करके इसको लिखा हमने, इसको लिखा d2 माइनस, यहां पे z स्क्वायर -1, इसको लिखा हमने z स्क्वायर -1, इसको ऐसे लिख दिया। बताओ क्लियर है? अच्छा, अब एक पॉलिनोमियल फॉर्म आपने एक एक्सपेंशन पढ़ा था, एक्सपेंशन इस टाइप का अगर याद हो तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 किसके इक्वल होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इस टाइप का एक एक्सपेंशन पढ़ा ना, इस वाले एक्सपेंशन का यूज करेंगे हम यहां पे। इसमें जहां x है वहां पे d2/2 चलेगा, ठीक है ना, d2/2। लेकिन कब तक करना है ये एक्सपेंशन? ये बताओ कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन करने से जीरो बन जाएगा ये? एक बार करेंगे 2z बनेगा, दो बार करेंगे 2 बनेगा, तीसरी बार करेंगे 0 बनेगा। मतलब d3 के बाद के टर्म हमारी क्या है? 0 है। पहली बार करेंगे 2z बनेगा, दूसरी बार में 2 बनेगा, तीसरी बार में 0, मतलब d3 भी बेकार है। मतलब 2 बार तक करेंगे बस हम, यानी पावर 2 तक करेंगे इसका एक्सपेंशन, उसके बाद हमें इसका एक्सपेंशन नहीं करना। बात समझ आई? तो 3 तक करेंगे, 1 2 3 यहां तक का एक्सपेंशन करेंगे, बाकी टर्म इसमें क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, करो उसका एक्सपेंशन इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स हमारा यहां पे क्या है? d2/2, ठीक है, और प्लस फिर आएगा इसका स्क्वायर। लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, नहीं अभी तो है ना 1 प्लस एक्स, ये फॉर्म थी ना 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा आप सोचो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर किया तो d की पावर कितनी हो जाएगी? 4। ये तो 4 बार में डिफरेंशिएशन इसका 0 बन जाएगा, तो वो वाली टर्म भी हमें नहीं लेनी, तो इतना ही ले लेंगे बस इसको, ठीक है। और यहां पे इसको लिखेंगे सेम, ये z स्क्वायर -1। अब बताओ अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये आएगा z स्क्वायर -1, और जब इसको इसके साथ रखेंगे हम तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो z स्क्वायर -1 का अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2, और 2 से 2 कट के कितना आएगा? 1, तो ये 1 आ गया, और यहां पे काट के सॉल्व करके कितना आ गया? z स्क्वायर। बात समझ आई? तो पी हमने निकाल दिया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल दिया, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन वहां पे जो z है उसको x में चेंज करके लिखेंगे हम। z को अगर x में चेंज करना है तो z को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? sin x। तो हम z को sin x लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड भी कर देंगे, उससे हमारा क्या निकलेगा? y निकलेगा, क्योंकि y ही हमें निकालना था, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितना है? ये है, लेकिन z को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? z को यहाँ पे लिखेंगे sin x, तो ये बनेगा c1 e की पावर माइनस के √2, यहां पे हमने लिखा sin x, और प्लस ये आपका c2 e की पावर ये √2, ठीक है ना। z को हमने क्या लिखा? sin x, इसको sin x लिखा, और प्लस अब pi लिखना है, pi हमारा ये है, लेकिन z को क्या लिखना है? sin x, तो ये आएगा sin स्क्वायर x। तो यहां पे इसको लिखेंगे प्लस sin स्क्वायर x, और ये आएगा हमारा इसका सॉल्यूशन।